हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। और मैं चाहूँगा आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो दूं। तो सबसे पहला वीडियो चालू करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आप लोगों को मेरी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यूरोप में मुद्रण का आगमन एवं मुद्रण इतिहास की खोज करें। ठीक, तो क्या हुआ ऐसा? तो सदियों से चीन से रेशम और मसाले यूरोप से आते थे। और फिर क्या हुआ, 11वीं सदी में चीनी कागज़ भी यूरोप पहुंचा। ठीक, जिससे पांडुलिपि के उत्पादन को आसान बनाया। तो पांडुलिपि क्या होती है? वह लिपि जो हाथों से लिखी जाती है। ठीक, तो उसी को क्या कहा जाता? पांडुलिपि कहा जाता, जो हाथों से लिखी जाती है। फिर क्या हुआ, सन 1295 ईस्वी में मार्को पोलो, ये एक खोजकर्ता था, खोजक था, जिसने क्या किया, अपने खोज के साथ वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान अपने साथ लेकर इटली पहुंचा। ठीक, इटली वापस आ गया, है ना। तो इसमें क्या है, वुड ब्लॉक क्या होता है? जो क्या होती, तख्ती होती थी लकड़ी की, ठीक, या काठ की, काठ माने भी लकड़ी होता है। तो उसी से क्या होता था, लिखा जाता था, उसी के माध्यम से। तो अपने साथ लेकर इटली वापस लौटा। इसके बाद तख्ती की छपाई से किताबें निकलने लगी। उसके बाद हुआ क्या, किताबों की मांग बढ़ने से वुड ब्लॉक पेंटिंग लोकप्रिय हो गई। किताबें क्यों बढ़ी? क्योंकि देखो, किताबों से क्या होता था, लोग पढ़कर सेना में जो भर्ती होते थे तो उनका कुछ ना कुछ परीक्षण लिया जाता था, कुछ परीक्षाएं पास करनी पड़ती थी, जिससे क्या होता था, किताबी ज्ञान ज़रूरी माना जाता था। उसके बाद मुद्रण के इतिहास की खोज कैसे हुई, हम चर्चा करेंगे इस बात पर। तो चीन से कागज़, है ना, पहली हेडिंग क्या है, चीन से कागज़। तो क्या हुआ, 11वीं सदी में चीन से रेशम मार्ग जानते ही हैं आप लोग, जिससे क्या होता था, रेशम का व्यापार किया जाता था जिन मार्गों से, उसी को क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग कहा जाता था। तो इन्हीं के रास्तों से क्या होता था, कागज़ यूरोप पहुंचा। रेशम मार्गों से क्या पहुंचा, कागज़। इसके साथ ही लिपकों द्वारा पांडुलिपि के उत्पादन का कार्य एक सामान्य कारोबार बन गया, है ना। क्या बन गया? सामान्य कारोबार। उसके बाद दूसरी हेडिंग आपकी आ जाती है, यात्रियों तथा खोजियों की भूमिका। तो इसमें से कौन कौन यात्री और खोजी थे, जिसमें से क्या है, पहला आ जाता है 1295 ईस्वी में आपके जो मार्को पोलो, है ना, मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री। देखो, खोजी वही होता है जो क्या करता है, खोज करता है। ठीक, जैसे क्या होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक स्थान पर नहीं रुकते और वो चला करते हैं। ठीक, काश भगवान श्री राम भी एक खोज करता थे। अगर उन्होंने क्या किया होता, समुद्र मार्ग में पुल नहीं बनाया होता तो शायद श्रीलंका का आज कोई जानता तक नहीं, है ना। तो भगवान श्री राम क्या थे, खोजी थे, मान के चलिए। और साथ ही जैसे महात्मा गांधी थे, वो भी एक खोजी थे। अगर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण नहीं किया होता तो शायद देश की स्थिति के बारे में नहीं जान पाते। तो चीन
में कई साल तक खोज करने के बाद मार्को पोलो इटली लौटा तो अपने साथ वुड ब्लॉक मुद्रा की तकनीक भी लेकर आया और वह फिर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में भी प्रचलित हो गई। ठीक, तो यह क्या हुआ, अन्य देशों में भी प्रचलित हो गई। उसके बाद हम चलते हैं दूसरी, अगली आपकी हेडिंग क्या है, तीसरी, वुड ब्लॉक पेंटिंग प्रेस। तो 15वीं सदी के आरंभ में यूरोप में कपड़ा छापने, ठीक, क्या है, कपड़ा छापने तथा सादा धार्मिक चित्र, जो धार्मिक क्या होता है चित्र, जैसे मान के चलिए क्या है, हिंदू धर्म में जैसे भगवान विष्णु हैं, शंकर हैं, पार्वती जी हैं और अन्य देवी देवता हैं, मुस्लिम में अल्लाह हैं और बौद्ध धर्म में क्या है, गौतम बुद्ध जी हैं, ईसाई में ईसा मसीह हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ था, चित्र छापे जाते थे। ठीक, क्या होता था, चित्र छापे जाते थे। तो वुड ब्लॉक मुद्रा का प्रयोग व्यापक रूप में होने लगा। उसके बाद पहली पेंटिंग प्रेस, ठीक, जो आपकी क्या है, पहली पेंटिंग प्रेस। तो ये पेंटिंग प्रेस क्या हुआ 1430 के दशक में, है ना, 1430 के दशक में यह मशीन सबसे पहले किसने विकसित की, गुटेनबर्ग ने, है ना। तो क्या हुआ, यह गुटेनबर्ग ने इस मशीन को विकसित करने के बाद उन्होंने सबसे पहले पुस्तक कौन सी छापी, बाइबिल, जो ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है, वो कौन सी है, बाइबिल। हिंदू धर्म की जैसे रामायण गीता हैं और मुस्लिम धर्म की जो है सबसे प्रसिद्ध पुस्तक वो कुरान है। तो इस तरह से क्या किया, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक कौन सी छापी, बाइबिल, है ना। तो बाइबिल जब छपी उसके बाद क्या हुआ, मुद्रण प्रेस का विस्तार, है ना। तो मुद्रण प्रेस का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो 100 वर्षों में, है ना, अर्थात क्या है 1450 से लेकर 1550 तक। तो इन बीच के में अंतर कितना होता, 100 वर्षों का, है ना। तो 100 के दशक के बीच यूरोप के अधिकतर सब देशों में मुद्रण प्रेस स्थापित हो गया था। तो मुद्रण प्रेस स्थापित हो जाने से क्या हुआ, मुद्रण कार्य आसानी से चलने लगा और पूरे विश्व में धीरे धीरे चलकर फैल गया। आज लोग क्या करते हैं, मुद्रण जो है, मुद्रण मतलब क्या होता है, छपाई, है ना। तो मुद्रण मतलब पैसा वैसा नहीं होता है, मुद्रण का मतलब होता है छपाई का काम करना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो क्या हो, शादी विवाह वाले कैलेंडर छापे जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है मुद्रण। तो यही क्या है, मुद्रण मतलब छपाई का कार्य करना। तो छपाई जो है वो कब पूरे विश्व में फैल गई। आज छपाई के कारण लोग क्या होता है, इन्हीं के कारण क्या हुआ, देशों को जैसे स्वतंत्रता कराने में बहुत सहायता मिली। जो हमारे विश्व के जो दार्शनिक थे, साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या किया, मुद्रण के माध्यम से अपनी बातों को, जो धार्मिक बातें थी और देश राष्ट्रहित की बातें थी, उनको लोगों तक पहुंचाया और जिससे क्या हुआ, विश्व में स्वतंत्रता, जैसे अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, आदि क्रांतियाँ जो संभव हुई वो मुद्रण के कारण ही संभव हुई, साहित्य के कारण ही संभव हुई। तो मुद्रण जो कार्य है वो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी माना जाता है। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो, मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंचाता रहूं। और अगर
मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कोई इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कृपया करके मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।